के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हमारी जारी है। इस समय नुक्कड़ सभा हमारी गाजियाबाद के मॉडल टाउन में चल रही है, जो कि आरडब्ल्यूए के यहाँ पर तमाम ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं। तमाम इलाके के यहाँ पर जो आरडब्ल्यूए हैं, उनके यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं। अपनी समस्या लगातार पानी को लेकर के अभी बता रहे हैं, किस तरह की समस्या है, कहाँ तक इनका प्रयास इन्होंने किया है और अभी तक क्या हो पाया है। अभी और हमारे साथ लोग जुड़े हैं, अभी इनसे बात करते हैं कि क्या मेन समस्या है। सबसे पहले आपका नाम चाहूँगा। मैं मुकेश मनोहर अग्रवाल ये मॉडल टाउन ईस्ट की आरडब्ल्यूए का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और आरडब्ल्यूए फेडरेशन का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं छोटा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हम मॉडल टाउन में काफ़ी समय से रह रहे हैं। पिछले 20 वर्ष से नलों के अंदर पानी जो नगर निगम के द्वारा सप्लाई है, उससे हमें पानी नहीं मिल रहा है कॉलोनी वासियों को, और सबने बोरिंग लगवा रखी है अपनी, ज़्यादातर लोगों ने। और जब पहले पानी आता भी था तो सीवर की लाइन जो है कनेक्टेड थी। आज बिल्कुल पानी नलों में नहीं है, मजबूरन हमको अपने बोरिंग करा के पानी पीना पड़ रहा है। अब क्योंकि पानी बोरिंग का पीना पड़ रहा है तो उसकी क्वालिटी पीने लायक नहीं है, इसलिए हमने मजबूरन जो है अपने घरों में आरओ लगा रखे हैं और बाकी नहाना धोना कपड़े धोना ये काम जो है हम अपने बोरिंग से ले रहे हैं। तो यदि गवर्नमेंट जो है प्रॉपर सप्लाई दे तो शायद हम लोगों को बोरिंग लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो मेरा यही अनुरोध है कि अगर प्रॉपर सप्लाई वाटर की दी जाए तो बिजली की भी बचत होगी और स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। जरा डीप बोरिंग कर देंगे तो शायद हमको प्रदूषण रहित पानी मिल जाएगा। जिस तरीके से आपने बताया अभी कि आपने खुद ने अपने आरओ लगा रखे हैं और यहाँ पर, और जी आप खरीद के लोगों को पीने का पानी लेना पड़ रहा है, तो उसमें जो नगर निगम है, नगर निगम का वाटर टैक्स, हाउस टैक्स भी जरूर जाता होगा। तो इस पर क्या कभी कोई आपके आरडब्ल्यू ने कोई सवाल उठाया या? नहीं, हमने एक बार सूचना मांगी थी, उस सूचना उपलब्ध करा दी थी। कई बार हमने अपनी फेडरेशन के माध्यम से ये भी एक चेतावनी देते हैं कि भाई आप हमको सुविधाएं दीजिए वरना हम हाउस टैक्स नहीं देंगे। वो एक चेतावनी के तौर पे लिया गया है, लेकिन कभी उसको क्रियान्वयन नहीं किया गया। लेकिन कभी भी अधिकारी लोग जो है इस चीज़ पर गौर नहीं करते हैं। अग्रवाल साहब हैं, इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर पानी है, जो पीने की सप्लाई है, पीने के पानी की बिल्कुल दूषित है, वो खुद दूषित है। जो नगर निगम द्वारा जो पीने का पानी सप्लाई किया जाता है लोगों को, वो भी यहाँ पर दूषित है। लोगों को जो वाटर लेवल वाला पानी है वो तो मिलता ही है, लेकिन जो यहाँ की सप्लाई है वो भी पूरी तरीके से उपलब्ध भी नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो भी बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। लोगों को मजबूर होकर के अपना या तो खरीद के पीना पानी पड़ रहा है या फिर जो वहाँ से आरओ लेकर के आरओ का इस्तेमाल लोगों को करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं अपने को जरूर ठगा सा महसूस समझ रहे हैं। तो ये अभी इन्होंने बताया। अभी हम दोबारा एक बार फिर त्यागी जी के पास जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या अब तक आगे की कार्रवाई क्या होगी। अब तक की जो कार्रवाई इन्होंने की है या आगे जो शासन प्रशासन के लिए बात पहुंचाने के लिए या किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। 250 आरडब्ल्यूओं का इनको जो आरडब्ल्यू हैं इनका कितना उन लोगों का सहयोग इन लोगों को मिल रहा है और अब आगे की क्या रणनीति। मैं जो बात कर रहा हूँ वो केवल मॉडल टाउन के आधार पर नहीं बल्कि पूरे गाजियाबाद के आधार पर कर रहा हूँ। हमको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये लिख कर दिया कि किसी उद्योग द्वारा उत्प्रवाह को नीचे जमीन में डालते हुए। त्यागी जी, जरा मैं अभी चाहूंगा कि एक बार जरूर इसे फोकस कराया जाए। ये कब आपने ये शायद आरटीआई डाली थी, आरटीआई के बाद आपके ये सब जवाब मिला है? जी, 6 साल पहले आरटीआई डाली गई थी। इसमें जवाब दिया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कि कोई भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें वो अपना एफ्लुएंट जमीन के नीचे डाल रहे हो। उन्होंने ये भी कंफर्म किया इस आरटीआई में कि सभी इंडस्ट्रीज ने ईटीपी लगाए हुए हैं। ईटीपी का मतलब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए हैं। अब मैं एक समाधान पे आता हूँ। अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये बात मान ली जाए कि सभी फैक्ट्रीज ने ईटीपी लगाए हुए हैं, तो ईटीपी का मतलब है कि वो अपने एफ्लुएंट को ईटीपी प्लांट से ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद जो साफ पानी निकलता है उसको वो नाले में छोड़ते हैं। मेरा सुझाव ये है कि अगर उनके ऊपर ये बंदिश लगा दी जाए कि वो यदि उन्होंने ईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए हैं और यदि वो प्लांट चल रहे हैं तो उनका एफ्लुएंट साफ भी हो रहा है, और अगर साफ हो रहा है और साफ पानी निकल रहा है तो वो उसको रिसाइकल करें। उदाहरण के तौर के श्री राम पिस्टन जो है, इनके 4 बोर लगे हुए हैं और हर एक बोर 25 हॉर्स पावर के हिसाब से पानी खींचता है। इनकी एक दिन की रिक्वायरमेंट 11 लाख लीटर वाटर की है। अगर ये उसको रिसाइकल करें तो एक ही फैक्ट्री से 11 लाख लीटर वाटर बचता है।
अगर सभी फैक्ट्री के एफ्लुएंट को रिसाइकल करना शुरू कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे हमारी अंडरग्राउंड वाटर टेबल ऊपर उठेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, हो इसलिए नहीं पा रहा कि एफ्लुएंट ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है यही इस प्रॉब्लम के पीछे हैं, इन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम है। हमारा तो ये सुझाव है, क्योंकि हमने एक नहीं ज़्यादातर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देख लिया कि इन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इनकी जिम्मेदारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दे दी जाए। त्यागी जी, किस तरीके से अब जिस तरीके अभी आपने समाधान बताया कि ये समाधान हो सकता है, आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? यहाँ कितनी जितनी आरडब्ल्यूए हैं या सबको साथ लेकर के आप चलेंगे और आगे की रणनीति किस तरीके की आपकी रहेगी? हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ आंदोलन करेंगे और हम उन्हें बताएंगे, क्योंकि जैसे ही हम ये सॉल्यूशन देंगे वो ये कहना शुरू करेंगे कि साहब ये प्रैक्टिकल नहीं है, वो कैसे अपने एफ्लुएंट को रिसाइकल करें। रिसाइकल करने के लिए उन फैक्ट्रीज को कुछ खर्च करना होगा, उनको वैसे भी खर्च करना चाहिए था। जिनका अरबों खरबों के अंदर टर्नओवर है उनको 2% कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में जनता के लिए भी तो खर्च करना चाहिए था। अगर हम मांगे पिछले 20 साल का हिसाब तो ये लोग नंगे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हम अब ये कहेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए कि वो इंश्योर करें कि अगले 15 दिन में सभी फैक्ट्रीज के अंदर ईटीपी प्लांट ना केवल लगाई जाए, चलाई भी जाए। क्योंकि हो क्या रहा है कि ईटीपी प्लांट का लगाना एक कॉस्टली प्रपोजिशन है और उसका चलाना उससे भी ज़्यादा कॉस्टली प्रपोजिशन है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ईटीपी प्लांट लगा तो लेते हैं, चलाते नहीं हैं उनको चलवाया जाए और उनके एफ्लुएंट को नाले में छोड़ने की बजाय दोबारा रिसाइकल करके उसी फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल कराया जाए। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर अब गाजियाबाद, क्योंकि हम बिल्कुल नेक तक, गले तक पानी आ चुका है, अब इसके बाद क्या करें? हम इन कंक्रीट के जंगल को लेके क्या करें? हमारे आने वाले बच्चे अगर स्किन डिसीज से परेशान हो, हमारे आने वाले बच्चे अगर विकलांग हो, हर तीसरे घर में एक विकलांग बच्चा पैदा हो रहा है, तो क्या आप इसके लिए डेवलपमेंट के, इसको विकास के? लिहाजा हम बिल्कुल इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इस जो प्रेजेंट इस टाइम जो भी अधिकारी हैं उनको अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो 24 घंटे भी गाजियाबाद में रहने का हक नहीं है। मैं इस किस्म की डिमांड करने वाला हूं और 15 दिन का टाइम इनको देता हूं। ये हमने खबर कल ही इनके पास भेजी है। देखिए, कर्नल साहब ने कितना अच्छे तरीके से बात बताई है, इन्होंने समाधान भी बताया है। जो सरकारी अधिकारी हैं शायद उनके पास कोई समाधान ना हो, लेकिन इनका समाधान इन्होंने बताया है। इनका कहना है कि जितनी यहाँ पर फैक्ट्री हैं, ईटीपी प्लांट यदि वो लगा लें और उस पानी को, निकलने वाले पानी को रिसाइकिल किया जाए तो वाटर लेवल भी वहाँ सही होगा और जो प्रदूषित जल है शायद वो भी कहीं हद तक सही हो जाएगा। और इनका कहना है, साफ तौर पर इन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इसकी सुनवाई जल्दी से नहीं होती है, अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और कहीं ना कहीं एक उग्र आंदोलन भी ये करने के लिए मजबूर होंगे और जिसके जिम्मेदार पूरा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सरकार या मौजूदा अधिकारी ही होंगे। अभी और हमारे साथ जुड़े हैं, अभी हम बात करना चाहते हैं कुछ। जी भाई साहब बताइए। मेरा नाम अनिल मिश्रा है। मैं 10 साल से गाजियाबाद में रह रहा हूँ, पंचवटी में। मेरे माँ बाप मैनपुरी ज़िले में रहते हैं। वो जब भी यहाँ आते हैं तो 10-5 दिन रुक के जो वो बीमार हो जाते हैं और वो जो है, मैं उनको अपने साथ नहीं रख सकता। पानी की वजह से जो है बहुत परेशानी होती है। वो जब भी डॉक्टरों को दिखाया आए दिन बीमार हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई पानी यहाँ का सूट नहीं करता है, आप जो वहीं जाइए, वो वहीं चले जाते हैं, हम अपने साथ नहीं रख पाते। क्या काम करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस। अनिल जी हैं, ये गाजियाबाद रहते हैं, रहने वाले मैनपुरी के हैं। इनका कहना है कि यहाँ गाजियाबाद ये अपने बिजनेस की वजह से यहाँ पर रहते हैं। इनके मदर फादर यदि यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर आते ही बीमार पड़ जाते हैं, तुरंत डॉक्टर्स के जाना पड़ता है। और इनका कहना है कि बहुत बड़ी यहाँ पर ये पीने के पानी की समस्या है जो कि लगातार बनी आ रही है। लगातार यहाँ के RWA के जो मेंबर्स हैं वो इस समस्या को उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर इस तरफ किसी का भी यहाँ पर ध्यान नहीं है। अभी और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो कहना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, प्रताप बिहार क्षेत्र से हूँ और वहाँ पर ओवरहेड 6 टैंक हैं जिसमें से 6 के 6 फेल हो चुके हैं। रीबोरिंग के 2 के आर्डर हुए हैं अभी 1 हफ्ते पहले। उसके बावजूद वहाँ पे पानी पीने लायक नहीं है और इसकी कोई व्यवस्था नहीं। हम लिखते लिखते थक गए, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए इन पे इस चैनल के माध्यम से इनको पूछा जाए कि भाई पानी की कौन व्यवस्था करेगा? जब तुम हाउस टैक्स ले रहे हो, वाटर टैक्स ले रहे हो, पानी कौन देगा? और जबकि वहाँ पे क्या नाम है उसका वाटर प्लांट है, जहाँ से क्या नाम है गंगा जल वाटर प्लांट है वहाँ पे, और वहाँ इंदिरापुरम को सप्लाई होता है, नोएडा को सप्लाई होता है और प्रताप बिहार को सप्लाई नहीं होता, जबकि वो वहीं पर है जिनको आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कोई भी प्रशासन का अधिकारी। अब जो है मामला गले तक आ चुका है। अब हमारे सामने
NH-24 जाम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये मोहम्मद शफीक हैं। देखिए, इन्होंने बताया ये कि प्रताप बिहार के रहने वाले हैं। काफ़ी ये भी पीने के पानी की समस्या से काफ़ी जो परेशान हैं और इनका कहना है, देखिए अभी इन्होंने, इनका गुस्सा भी इनका जायज़ है और आपने देखा भी होगा, सुना है कि अब इस समय जो पानी एकदम गले तक आ चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस समय बर्दाश्त से बाहर बात हो गई है और अब ये आने वाले टाइम में उग्र आंदोलन करेंगे और कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे को भी ये जाम करेंगे, जिसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। तो अभी और भी लोग ऐसे जुड़े हैं जो अपनी समस्या को लेकर के यहाँ हैं। दोबारा फिर भाई साहब के पास आते हैं। मैं एक चीज़ की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गाजियाबाद नगर निगम की सालाना आय जो है वो लगभग 350 करोड़ रुपया बैठती है। हर एक मेयर को अपने पूरे कार्यकाल में 1750 से 1800 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने की जो है उसकी वो होती है कि कैपेसिटी होती है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में यहाँ जो है जो मेयर रहे हैं, अगर मैं सीधे सीधे उनके ऊपर आक्षेप लगाऊं तो किसी ने भी इस तरफ कोई काम नहीं किया है कि पीने के पानी की जो है शुद्ध व्यवस्था कराई जाए, बल्कि रोज वाटर टेबल गिरता जा रहा है। हर साल हम लोगों ने सबमर्सिबल्स लगाए हुए हैं। हर साल हमें कम से कम 10 मीटर की पाइपलाइन उनके अंदर ऐड करानी होती है। मेरे फादर ने जब बोर कराया था तो 90 फुट पे पानी था। आज मैं 140 फुट पे पानी अपना जो है पीने का पानी निकाल रहा हूँ और वो भी प्रदूषित है। देखिए, भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो भी बिल्कुल सबसे ज़्यादा वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो बनती है वो नगर निगम की बनती है, पीने के पानी की जो पूर्ति करना और या GDA के अधिकारियों की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही जो विभाग हैं एकदम सुस्त रवैया अपनाए हुए हैं और लोग लगातार इस समस्या को झेल रहे हैं, लगातार इससे परेशान हो रहे हैं, लगातार यहाँ बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और काफ़ी यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। दोबारा फिर भाई साहब एक बार बुला रहे हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं। जी बताइए सर, गुरवाल साहब। मैं अभी वाटर हार्वेस्टिंग की बात चल रही थी, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने एक सुझाव कर्नल साहब को भी दिया था और हमारी मीटिंग हुई थी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके एडिशनल सेक्रेटरी से। तो वहाँ भी मैंने उनको प्रस्ताव दिया था कि जो मकान पुराने बन चुके हैं, नए के लिए तो आपने जारी कर दिया कि 200 मीटर से ऊपर के जो मकान बनेंगे उनमें कंपलसरी कर दिया हार्वेस्टिंग। प्लस गवर्नमेंट ने कर दिया कि जो भी सरकारी बिल्डिंग होंगी, 5 स्टार होटल्स होंगे, उसमें कंपलसरी कर दिया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि पूरे हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन अब पहले मकान बना चुकी, जो 100 साल पहले बन चुके, 50 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले, तो उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। तो यदि उन कोठियों को, उन मकानों को भी जो है इसमें शामिल किया जाए हार्वेस्टिंग के लिए और उनको प्रमोशन दिया जाए, अगर कोई 50% सब्सिडी या 75% सब्सिडी जो है उन लोगों को दी जाए और 25 या 30% या 40% हम लोग खुद अपने पैसा लगा करके, तो मैं समझता हूँ कि उससे लोग प्रोत्साहित होंगे और वाटर हार्वेस्टिंग का एक मूवमेंट ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और अगर ये कामयाब होता है तो वाटर टेबल अपने आप स्वतः ही ऊपर आएगी। अग्रवाल साहब ने फिर दोबारा बताया, दोबारा हमारे साथ जुड़े। इनका कहना है कि यदि वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाए, जो बड़ी कोठियां हैं उनको भी बताया जाए और खुद यानी कि खुद लोगों से भी इसका सहयोग मांगा जाए सरकार के साथ साथ, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वाटर लेवल की समस्या का समाधान हो सकता है। श्री न्यूज़ का भी यही प्रयास है, कहीं ना कहीं आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो और हम वादा करते हैं इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाएंगे और आपकी समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आज की नुक्कड़ सभा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ देखिएगा श्री न्यूज़ की नुक्कड़ सभा फरमान अली और तेजेश चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।